आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी है ना, कभी कभी भावनात्मक दर्द या इमोशनल पेन बिल्कुल किसी शारीरिक चोट जैसा महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब दिल टूटता है या कोई गहरा सदमा लगता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी गिरने लगती है और ब्लड प्रेशर तक ऊपर नीचे होने लगता है। यहाँ तक कि त्वचा की बीमारियां तक उभर आती हैं। अकेलेपन, शोक और ट्रॉमा, जिसे हम भावनात्मक आघात कहते हैं, वो इंसानी शरीर को इतनी गहराई से, इतने फिजिकल लेवल पर क्यों और कैसे प्रभावित करते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने जब हम अतीत में जाते हैं तो प्राचीन योग विज्ञान का मानना था कि प्रेम, करुणा, भावनात्मक उपचार और इंसानी जुड़ाव, इन सब का केंद्र हमारे अंदर एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र में स्थित है। इसे अनाहता चक्र कहते हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ आध्यात्म, कार्डियोलॉजी, साइकोडर्मेटोलॉजी, न्यूरोसाइंस और इम्यूनोलॉजी आपस में आकर मिलते हैं। एक तरह से यह हमारे अस्तित्व का भावनात्मक चिकित्सा केंद्र है। तो आज के इस विश्लेषण में हम आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस अनोखे संगम को समझेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्राचीन भावनात्मक मैपिंग और आज की मॉडर्न बायोलॉजी घूम फिरकर एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं। चर्चा का फ्रेमवर्क कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले अनाहता चक्र क्या है, फिर एस्ट्रल बॉडी, इसका भौतिक शरीर से संबंध, इसके असंतुलन से होने वाले रोग, बैलेंस और इम्बैलेंस में फर्क, और आखिर में विज्ञान बनाम अध्यात्म। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। आखिर ये अनाहता चक्र है क्या? यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस शब्द की उत्पत्ति में छिपी है। संस्कृत में अनाहता शब्द का एटिमोलॉजी बड़ा ही गहरा है। इसमें अन का मतलब होता है नहीं और आहता का मतलब है टकराना या हिट करना। यानी इसका पूरा अर्थ हुआ द अनस्ट्रक साउंड, एक ऐसी आवाज या तरंग जो बिना दो चीजों के टकराए पैदा होती है। प्राचीन योगियों के अनुसार ये चक्र एक ऐसी सूक्ष्म आंतरिक तरंग या वाइब्रेशन को दर्शाता है जिसे हमारी आम इंद्रियां या सेंसेस अनुभव नहीं कर सकती। ये उसके बिल्कुल परे है। चलिए अब इसके मूल तत्वों को समझते हैं। इसकी लोकेशन हमारी छाती के बिल्कुल बीचों बीच, हृदय के करीब होती है। इसका तत्व वायु यानी हवा है। रंग की बात करें तो मूल रूप से हरा, हालांकि आधुनिक विचारों में इसे कभी-कभी गुलाबी भी माना जाता है। इसका बीज मंत्र है यम, और इसके मुख्य विषय क्या है? प्रेम, करुणा, क्षमा और एम्पथी। देखिए, अगर मूलाधारा चक्र हमारा अस्तित्व यानी सर्वाइवल है, स्वादिष्ठान भावना है और मणिपुरा शक्ति है, तो अनाहता हमारी इंसानियत है। ये निचले चक्रों और ऊपर के स्पिरिचुअल चक्रों के बीच एक सेतु यानी एक मजबूत ब्रिज का काम करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी में अनाहता की क्या भूमिका है? योगिक परंपराओं में इस चक्र को भावनात्मक संतुलन, दिव्य प्रेम और आंतरिक शांति का कोर सेंटर माना गया है। ये इस बात को तय करता है कि हम कितनी आसानी से प्रेम दे सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, इसका तत्व वायु है जो विस्तार, आज़ादी और प्राण शक्ति का प्रतीक है। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारी सांस को प्रभावित करती हैं। आपने भी महसूस किया होगा, जब एंग्जाइटी या चिंता होती है तो सांसें उखड़ने लगती हैं, शैलो हो जाती हैं, डर में सीना जकड़ जाता है। और वहीं जब हम खुश होते हैं तो सीने में एक अलग सी गर्मजोशी और फैलाव महसूस होता है। प्राचीन योगियों ने मॉडर्न न्यूरोसाइंस से सदियों पहले इस माइंड बॉडी कनेक्शन को बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर लिया था। तो चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। शरीर और विज्ञान का यहाँ क्या कनेक्शन है? अब जाहिर है, विज्ञान चक्रों को फिजिकल एनाटॉमी के रूप में नहीं देखता, लेकिन इनके फंक्शंस आपस में हैरानअंगेज तरीके से पैरेलल चलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही उदाहरण लीजिए। स्ट्रेस और ट्रॉमा सीधे हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को तबाह कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेहद गहरा भावनात्मक आघात, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसे मेडिकल भाषा में तकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसका कारण बन सकता है। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि इमोशंस लिटरली हमारे दिल की शेप और फंक्शन को बदल देते हैं। वहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो सांसें सीधे हमारी स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ी हैं। ब्रेथवर्क या धीमी सांस लेने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वापस बैलेंस में लाता है।
इन्हीं आंतरिक कड़ियों को थोड़ा और करीब से देखें तो अनाहता चक्र को थाइमस ग्लैंड से भी जोड़ा जाता है। ये ग्लैंड हमारे टी सेल मैचुरेशन और इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। आज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कैसे चकनाचूर कर देता है। इसके अलावा वेगस नर्व, जो हमारे दिमाग, दिल और फेफड़ों को आपस में जोड़ती है, वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन और सोशल बॉन्डिंग का मास्टर कंट्रोल है। जब हम इंसानी जुड़ाव की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन का एक पूरा न्यूरोकेमिकल कॉकटेल काम कर रहा होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या निकला कि प्रेम और कनेक्शन सिर्फ शायरी या कविताओं की बातें नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से हार्डकोर बायोलॉजी है। आते हैं चौथे भाग पर, असंतुलन और बीमारियां। जब ये सिस्टम बिगड़ता है तो क्या होता है? पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक मेडिकल डिस्क्लेमर पर ध्यान देना जरूरी है। चक्र की धारणा एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री विषय है और ये किसी भी तरह से चिकित्सकीय निदान या मेडिकल डायग्नोसिस का विकल्प नहीं है। तो भावनात्मक असंतुलन किस तरह शारीरिक रूप लेता है, आइए इस टेबल से समझते हैं। जब भावनाएं दबी हुई होती हैं या कोई गहरा ट्रॉमा होता है तो वो चेस्ट में जकड़न या एंग्जाइटी बनकर उभरता है। लंबा चलने वाला इमोशनल स्ट्रेस सीधा हाइपरटेंशन लाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और यहाँ तक कि एस्थमा जैसी कंडीशंस को और भी बिगाड़ देता है। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग हिस्सा है साइकोडर्मेटोलॉजी का। हमेशा स्ट्रेस में रहने से बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल लगातार हाई रहता है, जिससे हमारी त्वचा का बैरियर फंक्शन कमजोर पड़ जाता है। नतीजा, सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलिगो और एलोपेशिया एरेटा जैसी बीमारियां ट्रिगर हो सकती है। और हाँ, सामाजिक अलगाव यानी सोशल आइसोलेशन जिससे हम आजकल गुजर रहे हैं, ये आज के समय का एक बहुत बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। ये सीधा डिप्रेशन, इन्फ्लेमेशन और एक बेहद कमजोर इम्यूनिटी का रास्ता तैयार करता है। भाग 5। अब सवाल उठता है कि हम पहचानें कैसे कि हमारा अनाहता संतुलित है या असंतुलित। इस तुलना को ध्यान से देखिएगा। जब एक इंसान का अनाहता चक्र संतुलित होता है तो उसके व्यवहार में करुणा होती है, एक भावनात्मक गर्मजोशी या वार्मथ झलकती है। वो दूसरों को आसानी से क्षमा कर पाते हैं और उनके अंदर एक कमाल की आंतरिक शांति होती है। पर दूसरी तरफ अगर असंतुलन हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। भावनात्मक रूप से एक ठंडापन यानी कोल्डनेस आ जाती है। ईर्ष्या, अकेलापन, लोगों से दूरी बनाना और मन में जमा हुआ एक पुराना शोक, एक क्रॉनिक ग्रीफ हमेशा उनके आसपास रहता है। छठे भाग में आते हैं एक्शन प्लान पर। आखिर इस चक्र को संतुलित कैसे करें? इसे ठीक करने के लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। पहला है ब्रेथ वर्क या प्राणायाम। अनुलोम विलोम और डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जैसे अभ्यास हमारी वेगल टोन को बढ़ाते हैं और ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करते हैं। दूसरा है योगासनास। भुजंगासना जैसे हार्ट ओपनिंग पोजेज चेस्ट के पोस्चर को ठीक करने में मदद करते हैं। तीसरा बहुत पावरफुल टूल है ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करना। आधुनिक साइकोलॉजी अब ये प्रमाणित कर चुकी है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे भावनात्मक फोकस को पूरी तरह शिफ्ट कर देती है। और चौथा है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। देखिए, क्षमा करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। असल में ये हमारे अंदर स्टोर हो चुके गुस्से और रिजेंटमेंट को बाहर निकालने का, अपने शरीर को इमोशनली डिटॉक्सिफाई करने का सबसे सटीक तरीका है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 5वां कदम है बीज मंत्र यम का जाप करना। जब हम साउंड मेडिटेशन या ध्वनि ध्यान करते हैं तो उसका हमारे नर्वस सिस्टम पर एक बहुत ही रिदमिक और शांत करने वाला प्रभाव पड़ता है। छठा बिंदु है करुणा और इंसानी जुड़ाव। दूसरों की मदद करना, उन्हें बिना जज किए एम्पैथेटिकली सुनना, ये चीज़ें स्ट्रेस रेगुलेशन और मेंटल हेल्थ दोनों को कमाल के तरीके से सुधारती हैं। और 7वां सबसे आसान और खूबसूरत कदम है प्रकृति के करीब जाना। हरे भरे नज़ारे नेचुरली हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। और वैसे आप क्या सोचते हैं, शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अनाहता चक्र का रंग भी हरा ही माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, विज्ञान बनाम अध्यात्म। तो मुद्दे की बात यह है, क्या अनाहता चक्र जैसा कुछ सच में वैज्ञानिक रूप से एग्जिस्ट करता है? सच तो ये है कि छाती में गोल घूमने वाला कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये साइको इमोशनल इंटीग्रेशन, न्यूरो कार्डियक रेगुलेशन और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का एक बेहद सटीक और शक्तिशाली प्रतीक जरूर है।
जिसे आधुनिक विज्ञान आज हार्ट ब्रेन सिग्नलिंग और ऑटोनॉमिक रेगुलेशन का नाम देता है, प्राचीन योगियों ने उन्हीं माइंड बॉडी कम्युनिकेशन और इमोशनल इम्यूनिटी के फिनोमेना को प्रेम, करुणा और तरंगों के संतुलन यानी वाइब्रेशनल हार्मोनी की भाषा में बहुत पहले समझा दिया था। बात सिर्फ इतनी है कि दोनों की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल 100% एक जैसी है। इस चर्चा का सार इस एक बेहतरीन विचार में छिपा है। दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मामूली मशीन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा भावनात्मक ब्रह्मांड है, एक इमोशनल यूनिवर्स है। दोस्तों, जब दिल भावनात्मक रूप से बंद हो जाता है ना, तो हमारी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने की एक जद्दोजहद बनकर रह जाती है। पर जब ये खुलता है, तब असली हीलिंग, असली उपचार शुरू होता है। प्रेम और करुणा सिर्फ किस्से कहानियों की भावनाएं नहीं हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इंसानियत के पास मौजूद ये सबसे गहरी, सबसे असरदार बायोलॉजिकल और आध्यात्मिक दवाइयां हैं। अगर अध्यात्म और चिकित्सा विज्ञान का ये संगम आपको भी उतना ही दिलचस्प लगा जितना मुझे, तो हमारे आने वाले एक्सप्लेनर्स के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। आगे चलकर हम विशुद्धा चक्रा और उसके थायराइड कनेक्शन पर, आजना चक्रा और ब्रेन फंक्शन पर, और सहस्त्ररा चक्रा और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के वैज्ञानिक पहलुओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।